चुड़ैल की आई बारात। एक घनघोर जंगल के सुनसान रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। शहनाइयों की गूंज से पूरा माहौल एकदम खुशनुमा था। तभी एक तेज तूफानी लहर उठती है। हवा को चीरते हुए एक खूंखार भूत और चुड़ैल वहां आ धमकते हैं। बिना हमें निमंत्रण दिए तुम कीड़े मकोड़ों की जुर्रत कैसे हुई बारात और ब्याह रचाने की तैयारी करने की? अरे अरे दूल्हे राजा, छोटे बच्चे हो क्या? इतना क्यों डरते हो? हम तो इस बारात में शामिल होने आए हैं। चुड़ैल और भूत आगे बढ़कर दूल्हे की गर्दन उखाड़कर कहते हैं, हमारे रहते किसी भी दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं सजेगा और ना ही किसी दुल्हन के हाथों में दूल्हे के नाम की मेहंदी रचेगी। अगर जान प्यारी है तो ब्याह रचाने की भूल से भी मत करना, वरना दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं बल्कि चेहरे पर कफन सजेगा। चुड़ैल और भूत की धमकियों से सभी बाराती हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल वहां से उड़न छू हो जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे जिगर के टुकड़े ने इनका, जो इन भूत और चुड़ैल ने मेरे बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। भूत और चुड़ैल वहां से गायब होकर जंगल के भीतर एक सालों पुराने पेड़ की बंजर डाल पर उल्टा लटक कर कहते हैं, ए मेरी मसक्कली, कैसा लगा आज का ट्रेलर तुमको? क्या मस्त धमाल मचाया तुमने, मगर मुझे तुमसे एक गिला है। मुझे उस दूल्हे का भेजा फ्राई चखना था, मगर तुमने उसे वहीं छोड़ दिया। अरे मेरी दिलरुबा, कभी कभी चील कौवे का भी भला करना चाहिए। अचानक से भूत के तेज कानों में एक भेड़िए के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ये लो, तुम्हारी भूख का इलाज सामने से चल कर आ रहा है। भूत भेड़िए का शिकार करके चुड़ैल के सामने परोसता है। दोनों उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। समय गुजरता है। एक बार की बात है, भूतिया जंगल के रास्ते से अनजान बनिहरी वहां से गुजरता है। इस जंगल का रास्ता कुछ हद तक छूटा जान पड़त है। बस जल्दी से शादी में पहुंच जाऊं, जमकर दावत का मजा चखूंगा। ऐसा सुनते ही भूत और चुड़ैल बोलते हैं, किसकी मजाल हुई दोबारा से शादी का मंडप सजाने की? भूत और चुड़ैल उसके पीछे चलते हुए शादी में पहुंच जाते हैं। खुशी का माहौल देखकर मानो भूत और चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है। किससे पूछकर तुमने मन में शादी का ख्याल आया? अब देखो हम कैसे शादी के मंडप को मौत के मंडप में बदल कर रख देते हैं। अब देखो हम भूत और चुड़ैल मिलकर कैसे शादी के रंग में भंग डालते हैं। दोनों ही अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को घायल करने लगते हैं, जिसके चलते शादी में आए लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अब पंडित जी सोच क्या रहे हैं? कैसे भी करके इन भूत और चुड़ैल को रोकिए, वरना मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? पंडित हिम्मत जुटाकर भूत और चुड़ैल के सामने आकर मंत्र उच्चारण करता है। ओम पिशाचम सर्वनाशम नमो नमः। अरे ओ 1.5 फुटिया पंडित, तेरे सस्ते मंत्रों से हम भूत और चुड़ैल का कुछ भी नहीं तो बिगाड़ सकता। तुम पंडित को गठबंधन कराने का बड़ा नोट मिलता है, लेकिन आज हम तुझको तेरे पोती पतरे समेत स्वाहा कर देंगे। लैला मजनू बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। रुक जाओ, तुम भूत चुड़ैल का हमने क्या बिगाड़ा है? मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश तो जल्लाद भी पूरा करता है। हमारा कसूर बताओ। ये शादी करने का फैसला करके तुमने बहुत भारी कसूर किया है। शादी एक खूबसूरत पल है, फिर ये गुनाह कैसे हो सकता है? हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ दशक पहले की बात है। स्वर्णपुरा नगर के सबसे रईस इंसान थे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, जिसकी इकलौती बेटी थी। पूरी हवेली में रौनक होनी चाहिए। आखिरकार आज हमारे जिगर के टुकड़े, हमारी शान मान, हमारी फूल से बच्ची राजवी का जन्मदिन जो है। राजवी दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी सहनशीलता उसके स्वभाव में थी। वो मन ही मन सुंदर को चाहती थी। सुंदर उसके घर में बावर्ची का काम करता था। शाम को राजवी सजकर सुंदर के पास आकर कहती है, सुंदर कैसी लग रही हूँ मैं? आपके आगे तो अप्सराएं भी एकदम फीकी हैं। उनकी आंखों में आप जितनी सच्चाई जो नहीं होगी। और क्या क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? क्या मेरी आंखों में तुम्हें खुद के लिए प्यार नहीं दिखाई देता? रानी साहिबा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हमारे बीच के अमीर गरीब की खाई कभी नहीं भर सकती है। और वैसे भी जमीन पर रहने वाले को आसमान के ख्वाब देखने का हक नहीं। ठीक है, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? मैं तो खुद इस महल के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। मुझ गरीब से आपको क्या हासिल होगा? मैं सिर्फ ताउम्र तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ।
उस रोज से दोनों के प्यार की दास्तान शुरू होती है। मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू होता है और करीबियां बढ़ती चली जाती हैं। एक रोज वो नदी किनारे बैठे बातें करते हैं। राजवी, हमने प्यार तो कर लिया, लेकिन आगे का क्या? हम अपने प्यार के धधकती रेत से हर खाई को पार कर जाएंगे। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि काली ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और दौड़कर हवेली वो आता है। हुकुम, हुकुम, कहाँ हैं आप? क्या बात है काली, क्यों गला फाड़कर हवेली की दीवारों में दरार पैदा कर रहे हैं? दरार तो रिश्ते में पड़ गई है हुकुम। वो सुंदर छोटी मालकिन से नदी किनारे बैठा इश्क फरमा रहा है। क्या बकते हो? जुबान निकाल कर रख दूंगा। मेरे कहे पर भले मत जाइए, लेकिन आंखों देखी पर तो भरोसा करते हैं ना। बीते कुछ दिनों से वो 2 कौड़ी का नौकर मालकिन के आगे पीछे क्यों धुमेलाता है? काली की भड़काऊ बातें वीरेंद्र प्रताप के मन में गुस्से का गुबार भर देती हैं। राजवी और सुंदर के घर लौटते ही वो कहता है, राजवी बिटिया, हमने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। जानना नहीं चाहोगे किसके संग? सुंदर के साथ। यह सुनकर राजवी फूले नहीं समाती और पिता के षड्यंत्र में पूरी तरह से फंस जाती है। बिटिया, मैं तेरा बाप हूं, तेरे मन की बातें आसानी से पढ़ सकता हूं। शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जा। दोनों दूल्हे दुल्हन के लिबास में सजकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां वीरेंद्र तलवार से सुंदर को धारदार कर देता है। ठाकुरों की इज्जत से खेलने का अंजाम यही होगा। धोखा। वीरेंद्र प्रताप अपनी इज्जत के लिए मरता है। अगर अपनी इज्जत की खातिर अपने खून का भी खून बहाना पड़े तो उसे भी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे पिता ने हमें शादी का झूठा सपना दिखाकर मार डाला। मुझे बताओ, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी शादी की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अगर विधि विधान के साथ मेरी शादी सुंदर से हो जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। हमें मंजूर है। ये इतिहास में पहली दफा होगा जब किसी चुड़ैल की बारात आएगी। सारे बाराती गण इकट्ठे होकर 2 भागों में बंट जाते हैं। दुल्हन के लिबास में सजी धजी चुड़ैल मंडप में आती है। आज मुद्दतों बाद मुझ चुड़ैल की बारात आएगी, मेरी शादी होगी। घोड़ी पर सवार दूल्हे के लिबास में सजा धजा भूत बारात लेकर मंडप में आता है। आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। देखो मेरी चुड़ैलों की रानी, तुम्हारा दूल्हा बारात ले आया। ये पंडित, चल हमारा गठबंधन करा। पंडित आगे बढ़कर चुड़ैल और भूत की शादी करवाता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम भूत और चुड़ैल के 2 जिस्म एक जान होने का सपना पूरा हो गया। अब हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं। इस तरह गांव के सभी लोग समझदारी से काम लेकर चुड़ैल की बारात का सपना पूरा कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से सदा के लिए गायब हो जाते हैं। शहर में रहने वाला व्योम पूरे 7 बरस बाद अपने गांव कुलधारा लौट रहा था, जहां उसका पिता मंगल रहता था। जैसे ही वह गांव की सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो हड़बड़ी के साथ बोलता है, ओह शिट, व्योम, पिताजी के देखने से पहले मुझे सब कुछ छुपाना होगा। शहर में पढ़ने गए व्योम को जहरीले नशे की तलब पड़ चुकी थी। वह हड़बड़ी के साथ सभी नशे के पदार्थों को बैग के अंदर छुपा देता है और गाड़ी उसके घर के आगे रुकती है और नीचे उतरकर वो कहता है, पिताजी, 7 साल बाद तुझको सीने से लगाया है, आजा मेरे शेर। धीरे धीरे व्योम के अंदर की बुराई तेजी से बढ़ते हुए पाप का रूप लेने लगती है। वह खुलेआम गांव की लड़कियों को अकेला पाकर उनसे छेड़खानी करता और पिता की जी तोड़ मेहनत से कमाए खून पसीने की कमाई को नशे में उड़ाता था। एक रात वह नशे में चूर होकर घर लौटता है। उस रात उसके सीने में अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने बिस्तर पर गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो गहरी नींद में पहुंच जाता है। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जहां कोसों दूर तक लंबी कतार थी। तभी वह कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? अरे भाई साहब, जरा जल्दी जल्दी चलिए ना, मुझको भी आगे बढ़ना है। ऐसा सुनकर व्योम के आगे चल रहा आदमी अपनी गर्दन एकदम से पीछे पलटकर कहता है, क्या करूं, मेरे आगे वाला जल्दी नहीं चल रहा। ज्यादा जल्दी में हो तो तुम खुद ही आगे क्यों नहीं आ जाते? उस आदमी की पलटी गर्दन देखकर
व्योम की आंखें डर से फटी रह जाती हैं और वह चीखते चिल्लाते हुए कहता है, भूत भूत भूत, अरे यहाँ भूत है, बचाओ। ये सुनकर आदमी जोर शोर से हंसते हुए कहता है, मुझे भूत कहने वाले मूर्ख प्राणी, तू कौन सा जिंदा है? नीचे देख, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले तो व्योम उस आदमी की बातों पर भरोसा नहीं करता। फिर वह जैसे ही नीचे देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नीचे रखने के लिए उसके पास पैर ही नहीं होते। फिर वह हैरानी से कहता है, नो 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 नो, ये सब कुछ सिर्फ एक सपना, वहम है, ये सच नहीं हो सकता, मैं मान नहीं सकता, कहाँ हूँ मैं आखिर? वो कुछ सोच पाता कि अचानक उसकी बारी आ जाती है और एक बड़े ही हट्टे कट्टे शरीर वाला युवक कहता है, अगला नंबर, नरक लोक में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर व्योम को बड़ा सदमा लग जाता है और वह हैरानी से कहता है, क्या? इसका मतलब मैं सचमुच नरक लोक में हूँ? तभी वह भड़कीले शरीर वाला मनुष्य अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं हूँ इस नरक द्वार का यमराज, अब से यही तुम्हारी दुनिया है, एक एक के पापों का हिसाब चुकता किया जाएगा। नरक द्वार का यमराज सभी को एक कतार में खड़ा करके अपने सिंहासन पर जा बैठता है और उसके चुटकी बजाते ही एक नरक लोक का माहौल एकदम खौफनाक हो जाता है। कभी कुछ सेवक सेविका वाले वस्त्र पहने लोगों को उठाकर बड़ी सी हांडी में उबलते तेल के हवाले, तो कोई भयानक चाबुक की मार से बेरहमी से लोगों की खाल उधेड़ रहे थे, तो कोई कुछ इंसानी को निर्वस्त्र करके उनको सभी के सामने शर्मसार कर रहे थे। तभी व्योम कहता है, ये सब क्या हो रहा है? इतना बदतर बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जो ये इंसानों के साथ हो रहा है। आवाज नीचे। नरक द्वार में सिर्फ यमराज की हुकूमत चलती है, ये इनके जीवन भर किए गए पापों का लेखा है, पर तुम मेरे लिए खास मुद्दा हो। तो मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, पर तुम्हें यहाँ का नरक दूत बनकर बुरे और अत्याचारी लोगों की जान निकालनी होगी। तब तुम्हारे सारे बुरे लेखों को मिटा दिया जाएगा। तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर उस व्यक्ति को मारना होगा जिसके शरीर पर लाल चक्र बना हो। कहो, कर सकोगे? नहीं, मैं भला लोगों की जान क्यों लूंगा? ये तो एक भारी अपराध है। तुम भी उसी पृथ्वी लोक के पापी मनुष्य हो। यमराज की नजरें पृथ्वी लोक पर ही लगी रहती हैं। तुम्हारे प्रत्येक पापों का लेखा जोखा नरक लोक की इस किताब में दर्ज है। ले जाओ इसको और नरक लोक की धधकती आग की भट्टी में झोंक दो। यमराज का हुक्म मानकर सेवक और सेविका उसको उठाकर आग में फेंकने वाले होते हैं कि तभी वह डर कर कहता है, रुक जाओ, मुझे इस भट्टी में मत झोंको, मैं तुम्हारा काम करूंगा। ये सुन नरकलोक का यमराज खुश होकर हंसते हुए चुटकी बजाते हुए पैर पटकता है, तो व्योम खुद को नरकदूत के वस्त्र में लिपटते हुए हाथों में एक धारदार अस्त्र के साथ खुद को पृथ्वीलोक में पाता है। अचानक उसकी नजर एक बड़ी भीड़ पर पड़ती है, जहाँ एक राका नाम का गुंडा एक औरत को बुरी तरह से मारते हुए कह रहा था, आज मैं तुझे मारकर तेरी चमड़ी उधेड़ कर तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। अरे इतनी भीड़ में कौन होना ही जो मुझको बचा सकता है? ये ऐसा कोई नहीं जो मेरे मामले के बीच में आएगा। ये सुनकर नरकदूत कहता है, इस अत्याचारी जालिम कसाई को अब पृथ्वी लोक पर और अधिक जीने का कोई अधिकार नहीं। अब इसे ऊपर जाकर अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकता करना होगा। नरकदूत अस्त्र से उसकी गर्दन काटकर उसको घसीटते हुए नरकलोक के द्वार के अंदर फेंक देता है, जो पृथ्वीलोक लौटकर धरती पर रहने वाले बचे हुए अत्याचारियों की हलक से जान निकालकर उनका नामो निशान मिटा देता है। तभी नरक द्वार के यमराज की आवाज उसके कान में पड़ती है, अब तुम्हें आखिर एक शख्स की जान लेनी होगी जो तुम्हारे विपरीत एक मंदिर में खड़ा है। मार दो उसे, जिसके बाद पृथ्वी से पाप और बुराई सदा के लिए मिट जाएगी। जाओ और जाकर उसकी जान निकालो। उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? जैसे ही उसकी सांसें जिस्म से निकलेंगी, तुम नरकदूत से दोबारा इंसान बन जाओगे। नरकदूत पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी मंदिर के बाहर गरीब भूखे बच्चों को खाना दे रहा होता है। फिर वह सोच में पड़कर कहता है, ये आदमी तो भला मनुष्य जान पड़ता है जो भूखे अनाथों को खाना दे रहा है। फिर नरकलोक के यमराज ने मुझे इसकी जान लेने को आखिर कहाँ ही क्यों? मुझे इस अंतिम इंसान को खत्म करके धरती से बुराई मिटानी होगी।
जैसे ही नरकदूत उसके करीब आता है तो वह सर से पांव तक सन्न उठता है, क्योंकि वह अधेड़ उम्र वाला युवक नरकदूत का पिता होता है, जिसे देखकर वह चौंक कर कहता है, ये तो पिताजी है। तो क्या अब मुझे अपने ही हाथों अपने पिता को मारना पड़ेगा, उनकी जान लेनी होगी? नहीं नहीं नहीं, यमराज ने कहा था कि जिस किसी को मरने की घड़ी आई होगी उसके शरीर पर लाल खतरे का निशान होगा। नरकदूत देखता है कि उसके पिता की पीठ पर लाल चक्र होता है, जिसके बाद वह स्वार्थी होकर कहता है, न चाहते हुए भी मुझे पिताजी की जान लेनी ही होगी, क्योंकि इनकी मौत से मेरी जिंदगी जुड़ी है। ये कैसी घड़ी है, मुझे अपने ही हाथों से अपने जन्मदाता की जान निकालनी है। काश कि ये सब कुछ एक भ्रम, एक सपना होता। नरकदूत वहीं जमीन पर गिरकर आंसू बहाते हुए आंखें मूंद लेता है। तभी अचानक उसका सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है और घबराकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो खुद को अपने उसी घर और बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है जहां उसने पिछली रात नशे की हालत में आंखें बंद की थी, जिसे देखकर वो हैरानी से कहता है, तो क्या मेरा नरकलोक जाने से लेकर नरकदूत बनने तक का सफर महज एक भ्रम और सिर्फ मेरा सपना था? शायद ये सपना मुझे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए था। आज से मैं फिर कभी नशा करने या उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पहले कभी की है। सपने से बाहर आकर व्योम एक गहरी सांस लेता है और नरकदूत बनने का सपना उसके लिए जीवन भर का सबक ठहरती है। रात के 12 बज रहे थे। नवीन नाम का लड़का अपने दोस्त विराट के साथ घर की तरफ जा रहा था कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। विराट, तुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है क्या? हाँ नवीन, मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है ये नहीं पता। वो रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। नवीन और विराट उस आवाज का पीछा करते करते गांव के आखिर में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक छोटा सा घर देखते हैं। लग रहा है ये आवाज इस घर में से आ रही है। लगता है इस घर में कोई फंसा है, तभी तो इतनी दर्द भरी आवाज में हमें बुला रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई, पागल हो क्या? रात का समय हो रहा है और किसी लड़की की आवाज आ रही है। अगर हम उसको बचाने के लिए जाएं और वो उल्टा हमें ही फंसा दे, तब तुम क्या करोगे? बचाओ, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। भाई तू जा या मत जा, लेकिन मैं तो इस लड़की की मदद करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट दौड़ते हुए उस घर के अंदर चले जाता है, जहां वह देखता है कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ मकड़ी के जाले ही हैं। वो उस आवाज को ढूंढ रहा था कि तभी वहां उसको एक बार फिर से चीखने की आवाज आती है। कौन है? कौन है? विराट आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके ऊपर चमगादड़ की फौज ने हमला कर दिया। उस हमले से विराट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। भागते हुए वो जैसे ही मेन दरवाजे पर पहुंचता है कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और उसे अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, तुम तो चुड़ैल हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आवाज आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी आवाज थी। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो विराट। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। मैंने ही तुम्हें अपने घर तक बुलाया है। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं हर उस इंसान को मारूंगी जो मेरी मौत का कारण बना। विराट उसको कुछ बोल पाता कि तभी चुड़ैल उसको हवा में उल्टा लटका देती है और फांसी लगाकर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद वह उसका खून पीकर हंसने लगती है और अपने आप गायब हो जाती है। एक तरफ विराट मर जाता है तो वहीं दूसरी तरफ ये सारा नजारा उसका दोस्त नवीन देख रहा होता है। ये सब देखकर नवीन के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने से तरबतर हो जाता है। दौड़ते हुए वह अपने गांव में पहुंच जाता है, जहां गांव वाले उसको डरा हुआ देख उससे सवाल जवाब करते हैं। अरे नवीन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना डर रहे हो? वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार देगी। कौन किसे मार देगी? गांव वाले ये सब पूछते रहते हैं, लेकिन नवीन डर की वजह से कुछ नहीं बता पाता और सभी गांव वाले उसको उसके हाल पर छोड़कर अपने अपने घर में चले जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन भी जाते हैं और अब गांव में आए दिन लोग कम होते जा रहे थे।
ये देखकर सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं और सभी गांव वाले मुखिया के पास जाकर मुखिया से बोलते हैं, अरे गांव वाले भैया, हमारे गांव में आए दिन लोग गायब हो रहे हैं और वो या तो मिलते ही नहीं, और अगर मिलते हैं तो वो जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए होते हैं। और हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव वालों को कौन मार रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि गांव के आखिर में जो घर है उसमें लोग जाकर मर रहे हैं। अरे विनय भैया, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम ये तो देखो कि हमारे गांव में जो मर रहा है वो कोई मामूली नहीं बल्कि कोई ना कोई गुंडा जरूर है। हमारे गांव में उन्हीं लोगों की संख्या कम हो रही है जो या तो गुंडा है या चोर है या कोई खूनी है। अरे मैं तो कहता हूँ अच्छा है हमारे गांव में से इन गुंडों का आतंक खत्म हो रहा है। अरे राज भैया, हमारे गांव में गुंडों का आतंक कम तो हो रहा है, लेकिन वो भी इंसान ही है ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि हमारे गांव में गुंडों का समुदाय है, उनमें से लोग कम हो रहे हैं। अरे राज भैया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं मुखिया होने के नाते ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है मुखिया जी, आखिर हमारे गांव में ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर आज पता लगाने के लिए मैं आज रात उस घर में जाऊंगा और वहाँ का सारा राज पता करके लाऊंगा। राज, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। शाम को जब राज उस घर की तरफ जाता है तब उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जाते हैं। राज घर का दरवाजा खोलता है कि तभी भेड़िए और कुत्ते की भौंकने की भी आवाजें आने लगती हैं। ये सब देख राज अपने गले का रुद्राक्ष निकाल कर उस रुद्राक्ष को गिनते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। नमो ओम नमो नमो, इस घर का राज प्रकट हो। उसके मंत्रों को सुनकर चुड़ैल उसके सामने आती है और उससे बोलती है, देख राज, मैं तुझसे कुछ भी नहीं चाहती, इसलिए तू यहाँ से चुपचाप चले जा। मैं अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। तुम लोगों को मार क्यों रही हो? मैं कभी नहीं बताऊंगी अपना राज, समझा तू? अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं तुझे यहीं फांसी पर लटका दूंगी। चुड़ैल और राज की बहस ही चल रही थी कि तभी वहाँ पर विकास नाम का एक आदमी आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि राज एक चुड़ैल से बात कर रहा है। जैसे ही विकास उस घर के अंदर जाता है कि तभी चुड़ैल की नजर विकास पर चली जाती है और वह भागते हुए विकास के गले लग जाती है और रोती हुए बोलती है, तुम कहाँ थे विकास? देखो ना, तुम्हारे ना होने पर लोगों ने मेरा कितना बुरा हाल कर दिया। नैना, ये तुम हो? हाँ विकास, ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, तुम्हारी नैना। लेकिन नैना, ये सब हुआ कैसे? हाँ हाँ नैना, बताओ नैना, बहन तुम चुड़ैल कैसे बनी? आज से 7 साल पहले मैं अपने पति विकास के साथ खुशी से इस घर में रहा करती थी। हम दोनों ही काम पर जाया करते थे कि तभी विकास की कंपनी में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। दुख की बात यह थी कि उस रात विकास उस कंपनी के अंदर थे, इसलिए उस कंपनी के मालिक ने मेरे पति विकास पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और चोरी के केस में विकास 7 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए। वहीं दूसरी तरफ जहां मैं काम कर रही थी, मुझे वहां पर आए दिन ताने मिलने लगे। अरे मोहिनी बहन, तुम्हें पता है नैना का पति तो चोर है, चोर। अरे यार, मैं तो कहती हूँ उसका पति चोर है, इसके भी अंदर चोरी वाले लक्षण होंगे, इससे तो अपना सामान छुपा कर ही रखना। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नैना का बॉस आ जाता है, जिसके बाद नैना का बॉस उसको ऑफिस से निकाल देता है। नैना कुछ दिन तो अपना गुजारा चला लेती है, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म हो गए और वो भीख मांगने लगी, लेकिन उसको लोगों की तरफ से धुतकार के अलावा और कुछ नहीं मिला। और ये सब नैना बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए अपने घर में आकर फांसी लगा लेती है। उस दिन मैंने फांसी लगा ली और तब से मेरी लाश हमारे कमरे में पंखे पर लटकी हुई है। चमगादड़ों ने मेरी लाश को नोच नोच कर खा लिया, लेकिन आज भी मेरा कंकाल वहां लटका हुआ है। ये सब सुनकर सभी गांव वाले और विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विकास रोते हुए चुड़ैल से बोलता है, नैना, अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम अब इस दुनिया की नहीं रही, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। ठीक है विकास, तुम बोल रहे हो तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम दूसरी शादी करोगे और अपना जीवन एक बार फिर बसाओगे। ठीक है नैना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दूसरी शादी करूंगा और अपना घर एक बार फिर बसा लूंगा। उसकी ये बात सुनकर नैना चुड़ैल अपने आप गायब हो जाती है और विकास उसके कंकाल को पंखे से उतारता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। इस तरह अब उस गांव को फांसी देने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल गई और विकास ने भी अब अपना घर बसा लिया था। बेहद कड़ी धूप में 2 लड़के कंधों पर अपने सामान का बोझ लिए रेगिस्तान में चलते हुए आ रहे थे। तभी रमेश कहता है, यार रमेश,
बहुत गला सूख रहा है। कितनी बार तो पानी पी लिया, अब बस जरा सा ही बाकी है यार। यार मैं तुझे अपनी पानी नहीं दूंगा, तूने मेरा भी पिया था, बस जरा सा बचा है, तू अपना पी ले जो तेरे पर है। ऐसा बोलकर दोनों पानी पी लेते हैं। रेगिस्तान में तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी उड़ रही थी, जिससे दोनों की आंखों में चुभन होने लगती है और कहते हैं, यार बिल्कुल रास्ता समझ नहीं आ रहा मुझे, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ मिलेगा हमें वो जिसके लिए हम इतनी मुश्किलों से यहाँ आए हैं। तू चिंता मत कर, मैं अभी कंपास से देख लेता हूँ। दोनों डायरेक्शन पता करने के बाद तेज हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। हाथ में एक नक्शा देखकर चल ही रहे होते हैं कि उनके सामने मिट्टी में से एक बहुत डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है, जो सीधा उनका गला पकड़ती है और कहती है, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, मार डालूंगी। तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई इस रेगिस्तान में कदम रखने की? कौन हो तुम? छोड़ो हमें, छोड़ो हमारा गला और जाने दो हमें। हाँ, हमें पता है तुम हमें क्यों रोक रही हो। लगता है तुझे मुझसे डर नहीं लगता है, अभी तुझे बताती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल अपनी मुंडी को घुमा देती है, अपने पैरों को उल्टा कर लेती है और हवा में उनका गला पकड़कर उछलती है। फिर जमीन पर उन्हें फेंक कर कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं चुड़ैल हूँ और तुम्हारा क्या हश्र कर सकती हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं। प्लीज 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 हम दोनों को छोड़ दो। हाँ हाँ, हम मानते हैं तुम एक चुड़ैल हो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से वापस चले जाएंगे, हमें यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब नहीं बख्शूंगी तुम्हें। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है और कहती है, जो भी रेगिस्तान में आएगा उसे मैं मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार रेगिस्तान में चुड़ैल कौन थी और क्यों ये आने वाले इंसान को मार रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद उस रेगिस्तान में फिर से एक लड़का लड़की हाथ में नक्शा और बैग में खाने पीने की चीज लेकर कड़ी धूप में आगे बढ़ते हैं। तेज आंधी के धूप के साथ ही धूप निकल रही थी, आंधी चल रही थी, दोनों का गला सूख जाता है। तभी वह दोनों लड़का लड़की जमीन में कुछ खोदने लगते हैं और कहते हैं, यार कुछ और तो है ना कि हमें यहाँ खजाना मिल जाएगा। मैंने सुना है बहुत लोग आए हैं और कोई भी नहीं बचा, क्योंकि हाँ, शायद एक चुड़ैल का साया है यहाँ। पिंकी तू इतना सब मत सोचा कर, मैं नहीं मानता, हम ही हैं जो यहाँ पर अब तक पहुंच पाए हैं। अब यहाँ पर हम पहुंच गए हैं तो खजाना तो लेकर ही जाएंगे। दोनों ही किसी गड़े हुए खजाने की तलाश में जमीन खोज रहे थे। तभी चुड़ैल बवंडर के साथ आती है और उन्हें कहती है, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस रेगिस्तान में आना मना है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है ना? चुड़ैल, इस बड़े रेगिस्तान में चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। रोहन चलो भागे यहाँ से। पागल है क्या तू? इतनी दूर हम इस चुड़ैल से डरकर भागने आए हैं? हम जिस चीज के लिए आए हैं वो लेकर ही जाएंगे, उसके बाद हमारी चांदी ही चांदी है। यार मेरी ऐसी की तैसी हो रही है, अगर मर गए ना तो करते रहना यही भूत बनकर चांदी ही चांदी। दोनों बात ही कर रहे थे कि एक बवंडर आता है और उसमें से चुड़ैल के 2 हाथ निकलते हैं और वह उन दोनों को इस बवंडर में खींच लेती है और मारकर उस बवंडर से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद दोनों इसी रेगिस्तान में भरकर रेगिस्तान की मिट्टी से दफन हो जाते हैं। कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरी जगह हर कोई नहीं आएगा, मैं किसी को भी वो हासिल नहीं होने दूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल वापस रेगिस्तान की मिट्टी में चली जाती है। ऐसे ही कोई भी उस रेगिस्तान में आता तो चुड़ैल उसे मार डालती थी। उसके सामने कोई बच नहीं पाता था, लेकिन एक लड़का उसकी नजरों से बचकर चला जाता है, जो वापस इस रेगिस्तान में किसी तांत्रिक को बुलाकर रेगिस्तान में ले आता है। रेगिस्तान में बैठकर बीचों बीच मंत्र पढ़ने, मंत्रों का उच्चारण करने लगता है।
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम भूतेश्वर ओम फट स्वाहा। दुष्ट आत्मा, अब तेरा अंत होना निश्चित है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। बहुत लोगों को तूने परेशान कर लिया। दुष्ट चुड़ैल, मेरे सामने आ, प्रकट हो। बाबा, हम बच तो जाएंगे ना इस चुड़ैल से? कहीं हमें मार डाले वो? तुम बेफिक्र रहो बालक, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ। ये बोलकर तांत्रिक कठिन मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिसके बाद वह चुड़ैल तेज बवंडर के साथ रेगिस्तान में तांत्रिक के सामने आ जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, कौन है? कौन है वो मूर्ख प्राणी जिसने मुझे बुलाया? जानता नहीं मैं कितनी गहरी नींद में सो रही थी। तूने मुझे जगाकर बहुत दुस्साहस का काम किया। तांत्रिक, अब मैं तुझे सुलाए बिना नहीं जाऊंगी। मैं हूं वो बुद्धिमान जिसने तुझे यहाँ लाने पर मजबूर कर दिया है। खैर, अब तुझे जाना होगा, लेकिन उससे पहले ये बता दे कि तू यहाँ आने वाले हर इंसान को क्यों मार डालती है। बता, अरे बताना, परेशान हो रहा हूं। उसके बाद 2 नंबर करने जाना है। तांत्रिक के इतना कहने पर चुड़ैल उस पर वार करने लगती है और दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हो जाता है। कभी चुड़ैल तांत्रिक पर वार करती है तो कभी तांत्रिक चुड़ैल पर वार करता है। दोनों एक दूसरे पर हावी होते हैं, लेकिन फिर तांत्रिक गुस्से में उस पर एक ऐसे मंत्र का जाप की भस्म डालता है जिससे चुड़ैल उसी क्षण रेगिस्तान की रेत पर गिर पड़ती है और कमजोर होकर सब उगलने लगती है। बताती हूँ, सब बताती हूँ। बहुत साल की पुरानी बात है। इस रेगिस्तान में एक राजा महाराजा का महल हुआ करता था, जो कि बहुत अमीर था। उसकी शान में सैकड़ों नौकर उसके आगे पीछे घुमा करते थे। एक घमासान युद्ध की जिद में वीर प्रताप अपनी सारी शान शौकत को हार बैठा। उसका सारा सोना चांदी उसके महल के साथ इसी रेगिस्तान में दब गया। कुछ टाइम बाद ये बात मेरे कानों में पड़ी। मैंने तभी खा लिया कि मैं इस सोने चांदी को पाकर अमीर बन जाऊंगी, जिससे मेरी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। तो बस चल दी। चलो, मैंने सारा सामान रख लिया है, पानी रख दिया, खाना रख लिया। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं वहां पर इसीलिए खा लूंगी, और टॉर्च भी रख लिया। मीना ये बोलकर रेगिस्तान में पहुंच जाती है। उसके पीछे 2 गुंडे भी आ जाते हैं। उनको उस खजाने की भनक लग जाती है। वो खजाना लेकर जा ही रही होती है कि वहीं गुंडे उससे खजाना छीनकर उसे मार डालते हैं और रेगिस्तान की रेतों में छोड़ देते हैं, जिससे वहां आंधी आने के बाद मीना उसी रेगिस्तान में दफन हो जाती है। कुछ ही देर बाद वह चुड़ैल बनकर उन दोनों को ढूंढकर मार डालती है। फिर उनसे अपना खजाना वापस लेकर गढ़ा कर रखवाली करने लगती है। बस उसी के बाद से मैं रेगिस्तान में आने वाले हर इंसान को मार डालती हूँ। मैं अपना खजाना किसी को नहीं लेने दूंगी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस बहुत हो गया तेरा, रेगिस्तान की चुड़ैल। ये बोलते ही तांत्रिक अपनी पोटली में से गंगा जल निकालकर उस चुड़ैल पर डाल देता है, जिसके बाद वह चुड़ैल जल जाती है और उसे मुक्ति प्रदान हो जाती है। तब से उस रेगिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल गायब हो जाती है। साथ ही रेगिस्तान में आने वाला कोई भी इंसान चुड़ैल के खजाने को कभी ढूंढ नहीं पाता है। मंगलसूत्र लौटाने वाली चुड़ैल। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ तुमसे, मत छीनो मुझसे मेरा मंगलसूत्र। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला ले, क्योंकि इस रात के अंधेरे में यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तूने मुझे ना बोलकर बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल इतना बोलते ही उस औरत के गले से मंगलसूत्र छीन लेती है और चाकू से गला काटकर उसे मार देती है और बोलती है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं, और जिसने भी मुझे ना बोला वो आज तक दुनिया में जिंदा नहीं बचा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ऐसे ही एक रात जया और सुषमा पनघट पर मटके में पानी भर रही होती हैं कि तभी वहां पर मंगलसूत्र लूटने वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाती हैं और डरते हुए बोलती हैं, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब ये हमें मार डालेगी। अगर जान बचानी है तो भाग सुषमा। हाँ, सही कहती हो जया, चल भागते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उड़कर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम इंसान अपने छोटे छोटे कदमों से मुझसे बचकर कहाँ तक भागोगी?
अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से अपना मंगलसूत्र मुझे दे दो, नहीं तो मारी जाओगी। ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं लेने दूंगी। हाँ, हम इसे तुम्हें कभी नहीं देंगे। ठीक है, फिर मरना तो तुम दोनों का वैसे भी तय है, लेकिन अगर मंगलसूत्र दे दिया तो मैं तुम दोनों पर थोड़ा रहम करती, पर अब मैं तुम दोनों को ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिससे तुम्हारी रूहें तक कांप उठेंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल जया और सुषमा के गले से मंगलसूत्र छीन लेती है और उन दोनों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें कुएं में लटका देती है और दम घुटने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद से हर रात चुड़ैल गांव के अंदर मंगलसूत्र पहनने वाली औरतों को मारने लगती है। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात प्रीता अपने पति वैभव के साथ कार में बैठकर जंगल के रास्ते से गांव जा रही थी कि तभी वैभव बोलता है, कितने समय बाद मैं गांव जा रहा हूँ और साथ ही माँ के लिए तोहफे में उनकी बहू को लेकर जा रहा हूँ। तुम देखना प्रीता, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और नाराज हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम भी ना प्रीता, कैसी बातें करती हो। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगा। दोनों बात करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है और वैभव बोलता है, ओह शिट यार, कार खराब हो गई प्रीता, अब हमें पैदल ही आगे जाना होगा, बस थोड़ी दूरी पर गांव है। कोई बात नहीं वैभव, चलो पैदल ही चलते हैं, इसी बहाने हम दोनों का नाइट वॉक हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों कार से नीचे उतरकर पैदल चलने लगते हैं। तभी उनके सामने मंगलसूत्र लूटने वाली चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मिल गया मुझे एक और मंगलसूत्र। ए लड़की, ये मंगलसूत्र मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चुड़ैल को देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो प्रीता डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा ये मंगलसूत्र क्यों चाहिए? ज्यादा सवाल मत कर, जितना बोला है उतना कर, नहीं तो सभी लोगों की तरह मैं तेरा भी पत्ता काट दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना मंगलसूत्र दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तू जानना चाहती है तो सुन। सोनपुर गांव में सुनैना अपने पति सुमित के साथ रहती थी। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसके पति सुमित का ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गया, जिसके बाद उन दोनों को वहां जाना पड़ा। अपने परिवार से दूर अनजान लोगों के बीच वे दोनों रहने लगते हैं। एक दिन सुनैना जब बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी कि तभी एक ट्रक वाला सुनैना को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन मेनका नाम की लड़की उसका हाथ खींचकर उसे बचा लेती है। आप ठीक तो है ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं घर चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है, इसमें परेशानी कैसी, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। वैसे मेरा नाम मेनका है, और आपका? मेरा नाम सुनैना है। बहुत प्यारा नाम है आपका, चलिए अब घर चलते हैं। जिसके बाद मेनका सब्जी का थैला अपने हाथ में ले लेती है और सुनैना के साथ उसके घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सुमित से होती है। सुमित को देखते ही सुनैना का दिल उस पर आ जाता है। तभी सुमित सुनैना को देखकर बोलता है, क्या हुआ सुनैना तुम्हें? आज मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया, क्योंकि वक्त रहते ही मेनका ने मुझे बचा लिया। शुक्रिया मेनका जी आपका। इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फर्ज है, बस मैंने वही किया, आप शुक्रिया मत बोलिए। ठीक है, अब मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर मेनका वहाँ से चली जाती है। मेनका की बातों से सुमित इम्प्रेस हो जाता है। इस तरह हर रोज किसी न किसी बहाने से मेनका सुमित से मिलने उसके घर आती और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन चोरी चुपके मेनका सुमित के कमरे में घुस जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, तुम सुनैना को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसलिए आज शाम ही हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। जिसके बाद सुमित वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के बाहर खड़ी सुनैना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और अंदर जाकर मेनका से बोलती है, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और तुम तो अपनी दोस्त का ही घर उजाड़ने पर तुली हो। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो ये भी जान लो कि तुम्हारा पति अब मेरा है, और ये मंगलसूत्र भी। इतना बोलते ही मेनका सुनैना के गले से मंगलसूत्र छीनकर वहां से चली जाती है। शाम को सुमित और मेनका शादी करके घर लौटते हैं। ये देख सुनैना रोते हुए खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बोलती है, उसने मेरा मंगलसूत्र छीना है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जिंदा रहकर तो मैं कुछ नहीं कर सकती,
इसलिए मरकर मैं उससे बदला लूंगी। इतना कहकर सुनैना फांसी लगाकर मर जाती है। मैं अपने बदले की भावना में जल रही थी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने सबसे पहले मेनका और सुमित को मार डाला, लेकिन उससे भी मेरी नफरत खत्म नहीं हुई, क्योंकि औरत जात से मुझे नफरत होने लगी थी। जिसके बाद मैंने मंगलसूत्र पहने सभी औरतों को मारना शुरू कर दिया। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने आत्महत्या करके कोई महानता वाला काम नहीं किया। अगर उस दिन तुमने उन दोनों को समझाया होता तो शायद आज तुम भी उनके साथ होती। एक बात और, नफरत को नफरत नहीं प्यार खत्म करता है, और तुम जो ये बेकसूर लोगों को मार रही हो वो बहुत गलत है। ऐसा करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। रीता की बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो बोलती है, तुमने सही कहा। आज के बाद से मैं किसी भी औरत से उसका मंगलसूत्र नहीं छीनूंगी और ना ही उन्हें जान से मारूंगी। तुमने ये बातें बोलकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रीता और वैभव भी सही सलामत गांव पहुँच जाते हैं।